क्या हो गया है, आज वर्किंग फीमेल्स ज़्यादा हैं मार्केट में, और आपको पता है फीमेल्स को कितने भी कॉस्मेटिक कितने भी लिपस्टिक के शेड दें उनके लिए कमी है। पीएच लिपस्टिक, अब पीएच लिपस्टिक आप जब यूज़ करेंगे तो बेस्ड ऑन द पीएच लेवल ऑफ किसी भी इंसान का जो पीएच लेवल है उसके हिसाब से वो पिंक शेड देता है। रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो लिपस्टिक में ही है, जिससे लिप्स प्लम हो जाते हैं, थोड़े से ओंठ थोड़े से और अगर हिंदी में बोले तो मोटे होंगे। आज हम डेटा को ही ऑयल बोल रहे हैं। कंपनी में एट्रिशन बहुत बड़ा इशू है। मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अच्छा फलाना ने रेफरेंस कर दिया तो अब बंदे को ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी कैंपस, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी कैंपस में पे लेके नहीं जाती है। जो हमारा फेमस पहला हिट प्रोडक्ट था वो था फैब 5। उसमें हमने इनोवेशन क्या किया था पैकेजिंग में। आज नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। आज एक एचआर कॉन्क्लेव में हम आए हैं जो एफडब्ल्यूए के कोलैबोरेशन में हुआ, जो कि नारायण बिजनेस स्कूल में एचआर कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज किया गया। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनके बारे में परिचय देने का मैं खुद नहीं चाहूंगा कि दें, अपने जुबान से थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके बारे में लोग अच्छा खासा जानते हैं। आप और लाइक कॉर्पोरेट में आपको लोग अच्छे से पहचानते हैं। तो सर थोड़ा सा अपने जुबान से परिचय दे दीजिए। परिचय तो लिमिटेड है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जैसे बहुत लोग जाने, बट मैं अभी रेने कॉस्मेटिक करके कंपनी है जहाँ पर मैं पीपल एंड कल्चर टीम को लीड कर रहा हूँ। वी आर अ कलर कॉस्मेटिक ब्रांड। आपने कुछ हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स देखे होंगे लाइक मिडनाइट काजल कोल, पीएच लिपस्टिक्स एंड ऑल। सो अभी के लिए मैं वहाँ पर हूँ। मैं इंडस्ट्री में अराउंड 16 साल से वर्क कर रहा हूँ, सिंस 2009। बाय प्रोफेशन आई एम एन MBA HR, having a diverse exposure to talent management, talent development, employee engagement. That's my brief. आज का जो कॉन्क्लेव रहा उसमें आप पैनलिस्ट थे, तो आपको क्या लगता है इसका आउटकम क्या रहेगा और क्या मोटो क्या था इसका? बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटो है कि जब HR की कोई बात करता है, HR एज अ सब्जेक्ट, तो सबको लगता है ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट है जो इमोशंस और गट के ऊपर चलता है, जो एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है। सिंस आज नारायणा बिजनेस स्कूल में जो अटेंड कर रहे थे वो ज़्यादातर फ्रेशर्स थे जो अब एज एन HR प्रोफेशनल अपना MBA परस्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट कंपनीज में जाएंगे। तो आइडिया सिंपल था कि आजकल हम बोलते थे ना कि ऑयल, अगर हम पुरानी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑयल जो इंडस्ट्री थी वो बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंडस्ट्री थी, मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस था। आज हम डेटा को ही ऑयल बोल रहे हैं। डेटा को ऑयल बोल रहे हैं क्योंकि हम आज जिस वर्ल्ड में हैं वो IT और नॉलेज ड्रिवन वर्ल्ड है, जहाँ पर आई वुड से कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने भी हम सोशल मीडिया साइट्स बोलें, ये सब के लिए डेटा से ही ये पैसा कमा रहे हैं। सो एज एन HR प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे पास डेटा है, चाहे वो सैलरी रिलेटेड हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का हमने एंगेजमेंट सर्वे किया हो, उस डेटे का इंसाइट्स निकालना और उस डेटा पे करना। तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है HR प्रोफेशनल्स के लिए, और स्पेशली जो नए HR प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, कि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये तो हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन की जा रही है। बट ये कोई टेक्निकल नहीं, आपके पास ऑलरेडी डेटा है, आप डेटा बहुत सारी चीज़ों में बनाते हो, आपके पास अवेलेबल है। अब हम इतना ही उसको कर रहे हैं कि उसको एनालाइज करके उसके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। जैसे हम सब सुनते हैं हर कंपनी में एट्रिशन बहुत बड़ा इशू है, बट जब हम एनालिटिक्स करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एट्रिशन मेरे बिजनेस को हिट कर रहा है। कुछ जगहों पर आप चाहते हैं कि एट्रिशन रहे क्योंकि वहाँ लिमिटेड सैलरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, चर्निंग ज़्यादा होता है, मोनोटोनस जॉब होता है, तो वहाँ आप करियर पाथ नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ों की वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, और वही डेटा आपके पास है जिसमें से आपको इनपुट्स मिलेंगे और उसके हिसाब से आप प्रोसेस, सिस्टम, पॉलिसीज बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सर एक सादा सीधा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। क्या होता है कॉर्पोरेट में, लोग बातें कर रहे हैं कि आजकल
रेफरेंस मोड पे काम चल रहा है, लाइक रिक्रूटमेंट अब ऐसे वॉक इन ड्राइव कम हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो लाइक कैंपस रिक्रूटमेंट जो थोड़ा बहुत होता है वो भी कनेक्शन से हो रहे हैं, लेकिन रेफरेंस मीडियम ज्यादा काम कर रहा है रादर दैट डायरेक्ट इंटरव्यूज। ये हो नहीं चाहिए, तो इसका मतलब सत्यता क्या है वो थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात, एम्प्लॉयी रेफरेंस थ्रू काम होता है, बट रेफरेंस का मतलब ये नहीं है। रेफरेंस का मतलब सिंपल से शब्द में समझिए, अगर आज मैं एक एम्प्लॉयी हूँ, मेरी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आई, तो मैं जानता हूँ कि ये आदमी नौकरी की तलाश में है और अच्छा काम करता है, तो मैंने अपना एक सीवी दे दिया। उसका भी इंटरव्यू प्रोसेस तो होगा ही, उसको भी टेक्निकली इवैल्यूएट किया जाएगा, प्रोसेसेस जो होंगे सब पूछे जाएँगे, और अगर वो सब ठीक-ठाक करता है इंटरव्यू में, तब उसको लिया जाएगा। तो रेफरेंस जो मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अच्छा फलाना ने रेफरेंस कर दिया तो अब बंदे को ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप सिर्फ सीवी देते हो एचआर फंक्शन को कि भैया आपको ये ओपनिंग है और आप इसके अंदर एक रिसोर्स हायर करना चाहते हो, बट प्रोसेस उसके लिए भी सेम होगा। सेकेंडली, अगर ये बोलना भी गलत होगा कि सिर्फ रेफरेंस से ही काम होता है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 10 साल में, 15 साल में आप कितने जॉब पोर्टल्स हैं जो आज बिजनेस बना रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, मॉन्स्टर हो, टाइम जॉब हो, लिंक्डइन हो, इंडीड हो, नए नए जॉब पोर्टल्स क्रिएट हो गए मार्केट में। फ्रेशर्स के लिए है, इंटर्नशाला है नया एक टूल, अपना.com है। ये सारे बिजनेसेस लास्ट 4-5 साल में बिल्ड हुए हैं, तो जॉब पोर्टल से हायरिंग हो रही है। आप देखोगे बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, जो नए नए रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट तो अब लिस्ट होने लगे हैं, तो उनके थ्रू हायरिंग हो रही है। आज एमबीए कैंपसेस में अब नीड होती है, हर कंपनी में एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, और मुझे अब किस टाइप के कॉलेजेस को जाना है और वहाँ से लोग भर्ती करने हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में आज आप देखिए, हर एमबीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये दावा करती है कि भाई हम 100% प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर रेफरेंस से होता है तो फिर यहाँ कौन जा रहा है? अच्छा, एक और यहाँ से सवाल एक और जहन में आया कि आप लोग जब कैंपस ड्राइव के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? लाइक कॉलेज कॉलेज कुछ आप लोगों को पे करता है उसके लिए, या फिर कॉलेज का स्टैंडर्ड देखते हैं, बच्चों का स्टैंडर्ड देखते हैं, या वो रहता है किस कैटेगरी का कॉलेज है? आप लोग देखते क्या हैं? तो अब देखिए, पहली बात तो कोई भी कैंपस, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी कैंपस में पे लेके नहीं जाती है, क्योंकि हमें तो टैलेंट चाहिए। तो हम अगर पैसे लेके जाएँगे तो मतलब ये तो मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करूँ तो थोड़ा-सा गद्दारी टाइप हो गया अपने प्रोफ़ेशन से। तो कोई पैसे नहीं मिलते। कैंपस हर ऑर्गेनाइज़ेशन की टैलेंट पाइपलाइन और सेल्स स्ट्रैटेजी और आगे उसका एक्सपेंशन प्लान क्या है। तो अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूँ, तो हमारे लिए रिलेवेंट कौन से कॉलेज होंगे? जैसे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पर मार्केटिंग का कोर्स होता है। हमारी कंपनी में मार्केटिंग के लोग चाहिए, ब्रांड मैनेजर चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम माइका को एक कंसिडरेशन देंगे, क्योंकि पुराना इंस्टीट्यूट है, स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूट है। वहाँ से मुझे अच्छे रिसोर्सेज़ मिलेंगे, उनका जो एजुकेशन पीडियोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। तो उस तरह से हम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी नीड क्या है। अब नीड में जब हम यंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं होते, तो हम टारगेट करते हैं यंगर कॉलेजेस को, टियर 3 कॉलेजेस को। जब हमारे पास पैसा है, अब हमें पता है कि हमें मिड मैनेजमेंट में लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो हम टारगेट करेंगे टियर 1 कॉलेजेस को, जहाँ पर आईआईएम्स, आईआईटी, क्योंकि हमें पता है आईआईएम में बच्चे जो होंगे वो एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ काम किया है फिर वहाँ गए हैं, तो वो फ्रेशर नहीं है। उधर पे भी लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये नीड के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलेजेस को डिसाइड करते हैं कि किस कॉलेज में जाना चाहिए और राइट स्ट्रैटेजी क्या है। तो बाकी जो पहला आपका था कि कोई पैसे नहीं मिलते, कोई हमको बुलाता नहीं, उल्टा ऑर्गेनाइजेशन रीच करती है कॉलेज को कि भैया हमारे को रिक्वायरमेंट है और हम आपके कैंपस में आना चाहते हैं। हाँ, जो लड़ाई होती है वो ये होती है कि कौन कितनी जल्दी आएगा कैंपस में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जो पहले आएगा उसको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे और वो उनको लेके चले जाएंगे। तो जो एचआर की फाइट होती है कैंपस से कि हमको आप 0 डे दो, फर्स्ट डे बुलाओ, तब हम आपके कैंपस में आएंगे। तो वो एक तरीका है, और हर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसे बताया, सब कंपनीज ने कैटेगराइज किया है कॉलेजेस को बेस्ड ऑन कितने साल से हैं, उसका एल्यूमिनाई कैसा है,
मार्केट में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे टियर 1, टियर 2, टियर 3 फर्म्स डिसाइड किए हुए हैं कॉलेजेस, और अकॉर्डिंगली बिजनेस नीड के हिसाब से हम लोग कैंपस करते हैं। तो उस तरह से प्रोसेस होता है, सिंपल अगर मेरे को बात करनी हो। सर, चूंकि एचआर डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन एचआर ऐसा है डिपार्टमेंट जो सबके साथ अलाइंड है, वो सेल्स हो या मार्केटिंग या ऑपरेशन हो, सबके साथ है। तो आपका जो ब्रांड है वो बहुत कम टाइम में काफी अच्छा पहचान बनाया है और एक अपने सब कैटेगरी में खुद को डेवलप किया है। तो आप मतलब ऐसा क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन बेस्ड था कि कैसे खुद को मार्केट में लाने के लिए आर&डी कैसे वहाँ काम करता है, खुद को ब्रांड प्रेजेंस आप लोग कैसे कर रहे हैं? अगर आप रेने कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं बोलूँगा कि हमारे जो तीनों फाउंडर्स हैं, उनको पता है कि उनको क्या बिल्ड करना है और रेने क्यों बनाया गया। तो हमें उनको उनकी स्पेशलाइजेशंस का पता है, उनको पता है लोग आज क्या चाहते हैं, जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके किस टाइप के हम प्रोडक्ट्स लाएँगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आज कॉस्मेटिक्स तो हर कंपनी बना रही है, बड़ी से लेके छोटी कंपनी। अगर आप लास्ट 5-7 साल का देखेंगे पीरियड तो आपको 100 से ज़्यादा कलर कॉस्मेटिक नए कंपनी खुलते हुए दिख जाएंगी, और मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 50-100 करोड़ बनाए हैं। तो मैं उन कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहा जो आज भी 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ पे होंगे या लाखों में होंगे। तो मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 20-30 नाम आपको अभी याद आ जाएंगे कि ये नए नए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। तो हमारा जो यूएसपी है रहने का, जो हम बोलेंगे कि हम मार्केट में इतनी तेजी से कैसे आगे गए, उसका मैं बोलूँगा एक तो इनोवेशन, दूसरा मैं बोलूँगा स्पीड, क्योंकि इनोवेशन जल्दी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझे 10 साल लगेंगे या मैं 1 साल बाद प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। तो इनोवेशन, स्पीड, और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर मैं बोलूँगा पीपल। तो आइडियली मैंने 4 पिलर्स बोले। एक, फाउंडर्स जो मेरे एक्सपीरियंस है उनका, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, वो क्या ब्रांड बनाना चाहते हैं। दूसरा मेरा इनोवेशन, तीसरा मेरा स्पीड, और चौथा है मेरे लोग। ये चारों का मिक्सचर है जिसको मैं बोलूँगा कि रेने कॉस्मेटिक आज काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लाइक क्या क्या पॉइंट्स था, लाइक उसका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग था, या फिर जो जो प्रोडक्ट जो बोलते हैं प्रोडक्ट वैल्यू अलग था, उसमें जो प्रोडक्ट लाइन जो प्रिपेयर किया वो अलग था, या फिर खुद को कैसे डिफरेंशिएट किया मार्केट में? जब मैं इनोवेशन की बात करता हूँ तो जब आप रेने कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट कैटेगरीज देखेंगे तो अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने जो हमारा फेमस पहला हिट प्रोडक्ट था वो था फैब 5। उसमें हमने इनोवेशन क्या किया था पैकेजिंग में। आज क्या हो गया है, आज वर्किंग फीमेल्स ज़्यादा है मार्केट में, और आपको पता है फीमेल्स को कितने भी कॉस्मेटिक कितने भी लिपस्टिक के शेड दें उनके लिए कमी है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये आया कि क्या हम कोई ऐसा स्टाइल, ऐसी पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं जिस एक ही पैकेजिंग के उसमें हमें 4-5 ऑप्शंस मिल जाए। तो फैब 5 करके प्रोडक्ट है, आप उसको देखेंगे तो एक ही लिपस्टिक के अंदर 5 कलर की लिपस्टिक्स होती थी। वो हम आपने देखा होगा वो क्रेयॉन वाला टेक्नोलॉजी जिसमें आप कलर्स ऊपर से निकाल के नीचे डालते हैं। तो वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था जहाँ पर छोटे पर्स में 5 शेड्स पड़े हैं। तो आज ऑप्शन है फीमेल के पास, अच्छा मुझे ये डार्कर शेड पे जाना है, या तो ये पैकेजिंग साइड पे इनोवेशन हुई। दूसरा मैं बोलूँगा फॉर्मुलेशन साइड पे। तो हमारा एक और लिपस्टिक आता है कॉल्ड पीएच लिपस्टिक। अब पीएच लिपस्टिक आप जब यूज़ करेंगे तो बेस्ड ऑन द पीएच लेवल ऑफ किसी भी इंसान का जो पीएच लेवल है उसके हिसाब से वो पिंक शेड देता है। तो सपोज वो लिपस्टिक मैंने अगर लगाई तो मेरे पीएच लेवल के हिसाब से वो लिमिटेड पिंक होगा या ज़्यादा पिंक होगा, दूसरे ने लगाई तो हर पे वो डिफरेंट। तो वो फॉर्मुलेशन साइड पे इनोवेशन है। तो पैकेजिंग, फॉर्मुलेशन और दोनों के ऊपर हमने इनोवेशन ट्राई किया। और ऐसे मैं आपको लिस्ट गिना सकता हूँ। मिडनाइट काजल कोल है जो अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे, स्मूथ काजल है, स्मच प्रूफ है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो आज रेने कॉस्मेटिक्स में कस्टमर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मेरे और किसी कंपटीशन के पास वो प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा यूएसपी तो इनोवेशन का ही है। और इनोवेशन कौन कर रहे हैं? मेरे फाउंडर्स, मेरे लोग, मेरी मार्केटिंग रिसर्च टीम। तो ये बोलूँ तो प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जहाँ पर हम हर साल नए-नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या बहुत लिमिटेड लेवल पे अवेलेबल है। उसी को और फ्यूचर में और कैसा और कोई प्रोडक्ट आने वाला है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट? फ्यूचर का तो मैं नहीं बता सकता, बट रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो लिपस्टिक में ही है, जिससे लिप्स प्लम हो जाते हैं, थोड़े से ओंठ
थोड़े से और अगर हिंदी में बोले तो मोटे होंगे। सो रिसेंटली हमने लॉन्च किया लास्ट वीक, तो वो लिपस्टिक लगाते, हाँ, होंठ मोटे करने। तो आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स काफ़ी होती हैं फीमेल्स जिनके होंठ पतले होते हैं और उनको कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, तो हर कोई सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो ये एक प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है। हमने अब आपने पूछा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, तो हमारा जो सेगमेंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ भी इनोवेशन, तो एक हमारा ब्रांड है रेने के अंदर, रेने एवरीडे, जो है स्किन इन्फ्यूज मेकअप। तो सबको लगता है कि भाई डेली वेयर के लिए नहीं होता है मेकअप, बट आपको पता है कि कोई भी फीमेल है आज वो लिपस्टिक लगाती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कॉलेज गोइंग हो, या ऑफिस गोइंग हो, या घर पे ही रहती हो। तो उसके लिए आप देखेंगे उसका जो कॉम्बिनेशन, जो फॉर्मुलेशन है, उसके अंदर हमने विटामिन सी, एसपीएफ लेवल, इन चीज़ों को ऐड किया है, जो डेली यूज़ करने से आपको उसका स्किन लेवल पे बेटर रिजल्ट मिलता रहेगा। तो इस टाइप के इनोवेशंस हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग को हम उतना तवज्जो नहीं देंगे, ऑल्दो हमारे प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बट बहुत सस्ते भी नहीं है, तो मिड सेगमेंट मार्केट रेंज है। बट प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह से लोग हमें जान रहे हैं कि हाँ, ये करके ब्रांड है, जहाँ पर चाहे वो पैकेजिंग को लेके हो, चाहे वो फॉर्मुलेशन को लेके हो, इनोवेशन हमारे प्रोडक्ट्स में है। अच्छा, पता नहीं अब इसका जवाब देंगे या नहीं। मैं जानना चाहूंगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन रेट कितना है और रिटेंशन प्लानिंग आपने कैसे कर रखा है? सो एट्रिशन रेट जो इंडस्ट्री में हमारी कॉस्मेटिक ब्यूटी इंडस्ट्री में होता है, वो सिमिलर एट्रिशन रेट है बिटवीन 15 to 20% के बीच में। और मैं बोलूँगा क्योंकि हम यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी बेटर रेट है कंपेयर टू स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस या नए ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ में आए हैं। और रिटेंशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कल्चर। हमने आज पूरे कॉन्फ्रेंस में कल्चर की बात भी कहीं-कहीं पर की है, चाहे वो जो एक्सपीरियंस कीनोट स्पीकर्स हों, चाहे वो पैनल डिस्कशन में हो। तो कल्चरली काफ़ी ओपन कल्चर है, आइडियाज़ को रोका नहीं जाता है। वही एक रीज़न है कि इनोवेशन भी है और स्पीड भी है। तो हमारे फाउंडर्स वो फ्रीडम देते हैं एम्प्लॉइज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, तो आप उसको करेंगे। यंगर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, मैं बताऊँ 30 से 32 साल का एवरेज एज है हमारे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का, तो मिक्सचर ऑफ मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी है। सो ओपन टू वे कम्युनिकेशन है, लोगों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर उन्हें कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो भी ओपनली बोलना है, और उस पे हम वो लोग वर्क करते हैं, रेदर देन सेइंग कि अच्छा यार ये नेगेटिव आदमी है और ये तो रोते ही रहते हैं, कभी खुशी नहीं होते। तो इंसान अगर फुल्ली सैटिस्फाई हो जाए तो वो इंसान ही नहीं कहलाएगा। आज आपके पास साइकिल है तो आप बाइक की डिमांड करते हो, बाइक है तो कार की है। हाँ, तो डिज़ायर रहनी चाहिए, वो अच्छी बात है। तो जो हमें लगता है राइट साइड पे है, उस तरह से हम पॉलिसी में और प्रोसेसेस में भी चेंज करते हैं। तो कल्चर को मैं बहुत इम्पोर्टेंस दूँगा, जिसकी वजह से लोग रहने में काम करना चाहते हैं। डाइवर्स कल्चर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकली हायरिंग। हम अहमदाबाद में हेड ऑफिस है हमारा, लेकिन 50% हमारे जो लोग हैं वो आउटसाइड अहमदाबाद से आते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, अलग-अलग मेट्रो और टियर 2 सिटीज़ से। तो यही मैं बोलूँगा कि रिटेंशन के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। कोई टिप्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप देना चाहिए? मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलूँगा कि लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बड़ा छोटा शब्द है और हर लेवल पे बोला जाता है, बट जब आप स्टूडेंट्स होते हो, जब आप यंग होते हो, तो आपका लर्निंग कर्व बेटर होता है। आपको ईगो नहीं होता कि आपको कोई कुछ सिखाएगा तो आप फटाफट सीख जाते हो। जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होना शुरू करते हो, आपके अंदर एक ईगो आता है और लर्निंग कर्व धीमा हो जाता है। तो मैं बोलूँगा आप जिस एज में आज हैं, आई थिंक लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, केस स्टडीज़, ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप्स,
ठीक है, यूजीसी और एआईसीटी ने बोला है कि एमबीए में 2 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। आप अपने आप कुछ बिकॉज़ आपको पता है कॉलेज टाइमिंग्स तो जनरली आफ्टरनून में स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं, तो आपके पास टाइम है, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको भी लोग चाहिए, मैनपावर चाहिए, नए लोग चाहिए। तो आई थिंक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र जितना हो सके और प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ पर चैलेंजेस हैं और जो भी आजकल स्किल्स टूल्स चाहिए आपको अपार्ट फ्रॉम आपकी डिग्रीज, उन सब पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो लर्निंग वुड बी वन ऑफ द की टेकअवेज स्टूडेंट शुड फोकस ऑन। शब्द छोटा है बट मायने बहुत बड़े हैं। पैसा आपकी स्किल्स के ऊपर मिलेगा, डिग्रीज पे पैसा नहीं मिलता है। कई बार होता भी है कि मैंने पढ़ाई की है तो मुझे पैसे के लिए पढ़ाई की है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि जब आप देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, तो आज बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कॉलेज भी नहीं देखा, बट आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और आईआईएम्स, आईआईटीज़ के लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो पैसा कमाने के लिए तो पानी पूरी की लारी भी पैसा कमा के दे सकती है आपको, लेकिन जब आप डिग्री करते हैं, आप सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए करते हैं, इंटेलेक्ट के लिए काम करते हैं, तो फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर। पैसा अपने आप आ जाएगा अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो ये थी खास बात। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।